विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मॉडल पेपर 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो मॉडल पेपर है उसको उत्तर सहित सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। या आप अच्छे से पढ़ लें इसको, पद्यांश को। अनुशासन ही वह कुंजी जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं, सफलता के अनेक चरण छूते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक उत्तर नंबर द विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। आगे चलते हैं। अनुशासन कितने प्रकार का होता है? तो अनुशासन जो है कितने प्रकार का होता है? अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पद्यांश के अकॉर्डिंग आपको इनका आंसर पद्यांश में से मिल जाएगा। आगे चलें। 3rd नंबर पे व्यक्ति के जीवन काल का सघन साधना काल कौन सा होता है? तो सघन साधना काल जो होता है वह उत्तर नंबर 3 का विद्यार्थी जीवन होता है। सघन साधना काल, सबसे ज़्यादा साधना जो है विद्यार्थी जीवन में करनी पड़ती है। अनुशासन के प्रमाण हैं, तो अनुशासन के प्रमाण कौन कौन से हैं? तो अनुशासन के जो प्रमाण हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो आप पद्यांश को पढ़कर इसका अच्छे से उत्तर दे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? प्राकृतिक घटनाओं का, दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, सीखने की प्रक्रिया का या अनुशासन का? तो उत्तर हो जाएगा अनुशासन का, क्योंकि बताया ही अनुशासन के बारे में गया है। आगे चलते हैं। ये आपको इसके आंसर्स हैं। वह स्वाधीनता किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में, इस छोड़ उसे मझधार, आज संसार कगार सदृश वह किसका, लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उनकी जीवन की हरियाली, जिनके तरण तरण से आँखों में ही घूमा करता था। उसकी आँखों का तारा, कारनुकों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, बिना दवा दर्पण के घरने स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन के बाद मर गई। तो इस प्रकार का जो आपको पद्यांश दे रखा है, तो ये उपयुक्त जो काव्यांश है, ये जो उपयुक्त काव्यांश दे रखा है, तो ये किससे संबंधित है? ये जो उपयुक्त जो काव्यांश है यह पूरे के पूरा ही किसान से संबंधित है। तो उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा किसान। ठीक है। इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है? तो इस काव्यांश में जो है किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारकुन का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तर नंबर ब, जमींदार का कार्मिक। अगला क्वेश्चन है, आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। आगे चलते हैं। काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? तो जो काव्यांश में बताया गया है, तो पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर अ, शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 10 तक के क्वेश्चन के आपके ये इस प्रकार के आंसर हैं। माता का आंचल कृति के रचनाकार कौन है? तो इस प्रकार से पाठ में से आपको 100% पूछा जाएगा। एक पाठ का नाम और एक कवि का नाम पूछा जाएगा कि कौन से पाठ का कौन सा कवि है। तो माता का जो आंचल है वो पाठ का कवि कौन है? शिवपूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है? तो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य औपनिवेशिक दौर की मानसिकता पर चोट करना है। व्यंग्य मारा गया है इसमें कि आज भी जो है हमारी भारतीय शासन व्यवस्था जो है
गुलामी की जंजीरों से, इंग्लैंड की गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। औपनिवेशिक, विदेशी आक्रमण की भर्त्सना करना, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः किस प्रकार के शब्दों से होती है? तो भावबोधक शब्दों से होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संकेतवाचक, जिसको सार्वनामिक भी कहते हैं, है ना, निजवाचक। शब्द जो किसी वस्तु, द्रव पदार्थ की मात्रा या तौल को बताते, तो मात्रा तौल को बताने वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो है पदार्थवाचक संज्ञा भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है। अगर बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 प्रकार की ही होती है संज्ञा। जातिवाचक के भेद होते हैं कौन कौन से? एक तो पदार्थवाचक संज्ञा, और एक होती है कौन सी? एक होती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला है हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही, तो क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। उपसर्ग शब्द के कहाँ पर जुड़ते हैं? आरंभ में। उपसर्ग तो कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। वे प्रत्यय जो धातु व क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। तो मतलब क्रिया से बनने वाले प्रत्यय तो कौन से हो जाते हैं? कृदंत। इसका नाम ही क्रि है। क्रि का मतलब क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया से बनने वाले कृदंत, और क्रिया को छोड़कर जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय 2 ही प्रकार के होते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग तो 2 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा वाला स्त्री प्रत्यय होता है। आगे देखें। 12 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, आपके 20-20 शब्दों में उत्तर देना है। संधि और संयोग में क्या अंतर है? तो संधि और संयोग में अंतर बताना है, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों या वर्णों के, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जबकि संयोग में क्या होता है? 2 वर्गों के मेल से, या फिर 2 शब्दों के मेल से। शब्दों के मेल से बनने वाला भी क्या होता है? समास होता है। और समास में क्या होता है? समास में क्या होता है? संयोगी तो होता है। भाई समास में जो है, समास में तो क्या होता है? समास में संयोगी होता है। जैसे कि रसोई घर। समास संधि में तो क्या होता है? जैसे विद्या प्लस आले, तो 2 वर्ण, ये इधर आ मिला, इधर आ मिला, तो ये दोनों वर्ण मिल करके एक नया वर्ण बनाया, नया स्वर बनाया। तो ये 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को तो संधि कहते हैं, और 2 शब्दों के या 2 वर्गों के मिलने से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार न तो संयोग, उत्पन्न विकार हो तो संयोग कहलाता है। समास की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक। संधि में तो क्या मिलते हैं? संधि में तो वर्ण मिलते हैं। जबकि समास में क्या मिलते हैं? समास में 2 शब्दों के मेल से, है ना। जब किसी भी सामासिक पद से विभक्ति चिन्हों को हटा करके एक समस्त पद बना लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल के योग को समास कहते हैं। जैसे विद्या मंदिर, यानी कि विद्या का मंदिर, तो इसका ये भी हो जाएगा विद्या का मंदिर। तो विद्या मंदिर क्या हो जाएगा? विद्या का मंदिर। तिल का ताड़ बनाना, यानी कि किसी भी बात को जो है बढ़ा चढ़ा करके कहना। आप भला तो जग भला,
यानी कि अगर खुद अच्छा है तो वह सबके लिए अच्छा है। तो कुल मिला के 12 नंबर के क्वेश्चन आने हैं 1-1 नंबर के। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वह एक देशभक्त था। नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर हमेशा ही क्या लगाता रहता था? चश्मे, इसलिए लोग उसे क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। लेकिन जब उसने जो है जब हवलदार साहब ने उसको देखा तो वह एक लंगड़ा सा, पतला सा, दुबला सा व्यक्ति था, जो किसी भी तरह से जो है एक जो है सुभाष चंद्र बोस की सेना का कैप्टन नहीं लग रहा था। एक कहानी यह भी रचना में मनु भंडारी के साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है? तो मनु भंडारी के साथ साथ जो है उसके पिताजी का व्यक्तित्व उभर करके आया है, जो बहुत ही क्रोधी थे, शक के स्वभाव वाले थे। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशीर वाद्यों का मतलब होता है मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र। तो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य कहा जाता है। यह वाद्य इन वाद्यों में क्या होता है? छेद वाले, अंदर से खोखला होता है और पॉलिशी नली होती है, जैसे बांसुरी है, शहनाई है। ये किसके उदाहरण है? सुशीर वाद्यों के। आगे है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से की गई है और जल में पड़ी हुई तेल की गगरी से की गई है। ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ध्यान रखें इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग हो जाने पर क्रोधित परशुराम जी आते हैं, है ना। सीता स्वयंवर, जब सीता जी की शादी का स्वयंवर होया रहता है, शादी हुई रहती है, तो उसमें जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया जाता है, घटना इस प्रकार से होती है जैसे कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति ही सीता जी से शादी करेगा। तो शिव जी के धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था, तो परशुराम जी को उस धनुष की रक्षा के लिए ही वह इस संसार में थे, तो वह क्रोधित होते हुए आते हैं। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह कविता में जो बादल है, प्रस्तुत कविता में बादल जो है पीड़ित जो प्यासी जो व्यक्ति हैं, उन प्यासी व्यक्तियों की प्यास बुझाने के लिए और सुख देने वाली शक्ति के रूप में, और क्रांतिकारी पुरुष और समाज को नवजीवन वाले कवि के रूप में संकेत करता है। माता का अंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखो जो आपके दिल को छू गए। तो माता का अंचल पाठ में हमें जो है तो माता के द्वारा जब तोता, मैना, कबूतर उड़ाने वाला खेल करके जब बच्चे को खाना खिलाया जाता है भोलानाथ को, और या फिर सांप निकलने पर जब वो दौड़ करके माता के लिपट जाता है, तो वो वाला प्रसंग हमारे दिल को छू जाता है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में, ये क्या है? यात्रा व्रत। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। यात्रा व्रत या संस्मरण, है ना, या कहानी, तो 3 पार्ट ही अपने बुक में। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें कि ये कौन से यात्रा व्रत है या संस्मरण है या क्या चीज़ है। तो साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत है। तो इसमें क्या बात बताइए? इसमें पूर्व उत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गंगटोक शहर, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। गंगटोक शहर और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। खंड ब की बात करें तो खंड ब में आपके 4 नंबर से 16 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे, जो 40 शब्दों में उत्तर देना है। और जो है जिस प्रकार से हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? दूसरी बार देखने पर मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था। पहले कैसा चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा हुआ था। और अब कौन सा चश्मा था? अब गोल चश्मा लगा हुआ था, तार वाला। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? बाल गोविंद भगत जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, असहाय व्यक्ति होता है, बीमार व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, इस प्रकार के व्यक्ति को स्नेह का पात्र मानते थे। उनकी समझ में क्या है? ऐसे जो आदमी होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए और उनके देखभाल की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक ने 2nd क्लास का रेल का टिकट लेने का क्या कारण बताया? लखनवी अंदाज के आधार पर देना है। तो लेखक ने एक तो कारण बताया था उसका भीड़ से बचने के लिए, और अकेले में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए 2nd क्लास का टिकट लिया था। आगे चलते हैं। काशी की क्या विशेषता बताई गई है? काशी की सीधी सी बात बताई गई, काशी संस्कृति की पाठशाला है। पूरी संस्कृति ही काशी में समाई हुई है, और काशी में कलाधर हनुमान जी और नृत्य करते हुए
कलाधर हनुमान जी और नृत्य करते हुए जो है विश्वनाथ यानी भगवान शंकर है। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं और काशी में अलग अलग मज़हब के और तहजीब के तौर तरीके वाले लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी बोली है, उत्सव है, त्यौहार है, संगीत है, सेहरा बनना है और अपने नोहा है। और जो है वहाँ पर जो है सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। आगे चलते हैं। सूरदास जी ने उद्धव और कमल के पत्ते में क्या समानता बताइए। तो सूरदास जी ने उद्धव और कमल के पत्ते में कहा है, उद्धव जी के व्यवहार को देखते हुए सूरदास जी ने, मात्रिक मिस्टेक आ रही है इसमें, तो सूरदास जी ने उद्धव की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से की है कि जिस प्रकार से जल में रहकर भी कमल के पत्ते पर जल का प्रभाव नहीं रहता, कहने का मतलब उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार से जल से स्वयं टिकने नहीं देते, जल को स्वयं पर टिकने नहीं देते। उसी प्रकार उद्धव भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से क्या रहे हैं, अप्रभावित रहे हैं, उनके प्रेम से दूर रहे हैं। आगे चलते हैं। दोहा नामक छंद 100% आपके यहाँ से या तो दोहा पूछा जाएगा या तो चौपाई पूछी जाएगी। तो आपका इसको जो है इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। आपकी जो बुक है, तो बुक का जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उस चैप्टर के लास्ट में इस प्रकार से आपको जो है दोहा के बारे में छपे कुंडलियाँ और इस प्रकार की परिभाषाएं देखने को मिलेगी। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार रामायण में पढ़ते हैं ना अपन, है ना, तो जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज 1 चरण, और निज मन मुकुर सुधारी 2 चरण, और बरनउँ रघुबर बिमल जसु 3 चरण, और जो दायक फल 4। तो इस प्रकार से आपके 2 चिन्ह आते हैं। तो ये क्या होता है? दोहा। तो आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा छंद है, चौपाई छंद है और सोरठा भी है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहली सीख माँ अपनी बेटी को देती है कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुंदरता कभी स्थायी नहीं होती। दूसरा ये बताती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने के लिए है, तुम स्वयं को इसमें जलाने का जो है प्रयत्न मत करना और इसका हमेशा विरोध करना। और तीसरा ये बताया कि आभूषणों और वस्त्रों के प्रति कभी भी आकर्षित मत होना। तीसरा बताया वस्त्रों और आभूषणों के प्रति आकर्षण मत रखना, और क्योंकि स्त्री जीवन के क्या होते हैं? बंधन होते हैं। लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात किसी भी प्रकार के शोषण का जो है तुम घबराना मत और उसका डट करके सामना करना। आगे देखो। अट नहीं रही है यानी शोभा नहीं पा रही है या समा नहीं पा रही है। कविता के आधार पर फागुन के जो ऋतु है, फागुन का जो मौसम है उसका वर्णन किया गया है। तो कवि ऋतुराज ने वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन महीने की सुंदरता इस प्रकार की सुंदरता होती है कि प्रकृति में चारों तरफ प्रकृति जो है सुंदरमय हो जाती है और उस प्रत्येक पेड़ों पर जो है सुंदर सुंदर फूल खिलने लग जाते हैं, पूरा वातावरण महकने लग जाता है। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगी तितलियाँ, भौरों के मधुर गुंजार सुनाई देते हैं, भौरे गुंजार करने लग जाते हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ने लग जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और दिखाई देते हैं। लाल लाल फूलों की सुंदरता प्रकृति को नए दुल्हन की तरह दिखाई देते हैं। तो नए दुल्हन के समान तुलना की गई है, ध्यान रखना। महतारी के हाथ से खाना खाने पर बच्चों का पेट भरता है। तो ये आपके माता का अंचल पाठ से लिया गया है। जब भोलानाथ जो है अपने पिता से जब खाता था ना, तो वह वाला आंसर आएगा इसमें। तो ऐसा क्यों कहा गया है? महतारी यानी कि माँ। महतारी का मतलब क्या होता है? माँ। बच्चे को खेल खेल में कहानी सुना करके बड़े ही प्यार से बच्चों का ध्यान खाने पर से हटा देती है ना, और खेल में लगा देती है। इसी बीच उनको बीच बीच में मुंह में कोर देती जाती है, छोटे छोटे कोर, जो कि माँ ही कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता, ऐसा इसलिए कहा गया है। और वह तोता, चिड़िया इस प्रकार से जो है पक्षियों के माध्यम से जो है उसको खाना खिलाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था? जॉर्ज पंचम के नागपाठ के आधार पर स्पष्ट करो। तो सीधी सी बात है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो है हिंदुस्तान आ रही थी और भारत आ रही थी, है ना। हिंदुस्तान भारत में भी दिल्ली में आ रही थी। उनके कार्यक्रम का ब्यौरा, उनकी वेशभूषा, दर्जी परेशान था क्योंकि उनकी वेशभूषा किस प्रकार की बनाई जाए, खान पान सभी के विषय में बड़ी चर्चा चल रही थी। और खबरों में हिंदुस्तान की राजधानी में तहलका मचा हुआ था और रानी पालम के हवाई अड्डे पर रानी कहाँ पर उतरेगी?
पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, इसलिए दिल्ली का क्या हो रहा था, काया पलट हो रहा था। और सड़कों को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया था, मतलब रंग रोगन किया गया था। नारगे ने यानी कि नारगे, इसका पूरा नाम क्या है, जितेन नारगे, ध्यान रखें, जितेन नारगे, जो एक क्या था, ड्राइवर था। जितेन नारगे एक ड्राइवर था। तो लेखिका ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी इस धर्मचक्र को घुमाते हैं। तो लेखिका जब पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक में आई थी, वहाँ पर एक कुटिया में एक घूमता हुआ धर्मचक्र देखा। और तो लेखिका ने पूछने पर जितेंद्र आर्गे ने बताया कि ये एक धर्मचक्र है जिसको प्रेयर व्हील कहा जाता है, यानी कि बौद्ध व्यक्ति जो होते हैं वह प्रार्थना के समय इस पहिए को घुमाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मनु भंडारी का जीवन और कृतित्व संक्षिप्त शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो मनु भंडारी का 1931 में जन्म हुआ, भानपुरा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, और शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई थी। और हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका, स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथाएँ लिखी, पुरस्कार प्राप्त किए, और मृत्यु कब हुई, 15 नवंबर 2021 को। इस प्रकार का इतना सा आपको परिचय देना है, क्योंकि आपके अब 2-2 नंबर के ही परिचय रह चुके हैं। तो आप विशेष रूप से इनके माता पिता का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम और मृत्यु ध्यान रखें। इसी प्रकार से अथवा में दे रखा है आपको रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इनका जन्म 1899 बेनीपुर गांव में हुआ था, जो कि बिहार के राज्य में है। मैट्रिक पास की, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने पत्र पत्रिकाएँ छपने लगी, नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र लिखे। और इन्हें क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी को। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। जयशंकर प्रसाद का देखो आप लोग, तो ये 4 परिचय दे रखे हैं इन्होंने। 2 तो काव्य से दे रखे हैं, कविता से, और 2 गद्यांश से, गद्य भाग से, प्रोज से दे रखे हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 100% है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। और इस प्रकार की ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो मैंने अभी ये लाइन बताई, ये सभी में आप फिट कर सकते हो। कामायनी इनकी कालजयी रचना है, और इनका निधन 1937 में हो गया था। रचनाएं वगैरह तो इम्पोर्टेंट है, रचनाएं लिखना आपको ज़रूरी है। रचनाएं नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसी प्रकार से गिरजा कुमार माथुर का दे रखा है, इसने बहुत ही शॉर्ट जीवन परिचय, ठीक है, कृतित्व दे रखा है और जीवन परिचय दे रखा है। तो देख लें आप, देहांत 1994 में, 1918 में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। ये आपके जो है आपकी बुक से, काशी वाले पाठ से, बिस्मिल्लाह खां जो पाठ है उसमें से आया है, काशी में संगीत आयोजन की परंपरा। तो पद्यांश को ध्यान से पढ़ें, और इस प्रकार का पद्यांश आएगा। आपके 60 शब्दों में उत्तर देना है, 1+2, मतलब 1 नंबर तो आएगा आपका सप्रसंग का, और 2 नंबर की आएगी व्याख्या, ठीक है। इस प्रकार से 3 नंबर का आपके जो है पद्यांश आना है। तो इसका जो है सप्रसंग नहीं हो, सप्रसंग होता है, सप्रसंग, ठीक है। सप्रसंग लिखें। तो आप प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित व्यक्ति चित्र। क्या है ये, व्यक्ति चित्र, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां एक व्यक्ति थे, तो उनके बारे में तो बताया गया है। तो व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से लिया गया है। यहीं पे अपना सप्रसंग का अंत नहीं होता, यहाँ पर अपन को आधा नंबर मिलता है। उसके बाद आधा नंबर किसका है, इसमें काशी की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जो आपको ये बता रखा है, काशी की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, इस पर विशेष ध्यान दें। तो ये वाली चीज़ कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दें। पद्यांश से संबंधित लिखना है कि पद्यांश में क्या बात बताई गई है, जिसमें आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद व्याख्या बता रखी, इसने लेखक के अनुसार काशी में संगीत आयोजन की अद्भुत और प्राचीन परंपरा थी। तो देखो, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसमें पहले जो घटना हुई उस घटना को थोड़ा सा अटैच करके 1-2 लाइन्स को इस तरीके से जमाना है, और उसके बाद जो है घटना को थोड़ी बहुत चेंज करते हुए और व्याख्या के अनुरूप लिखना है, ठीक है। विशेष आपको लिखना है। इस पद्यांश की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य और प्रभावशाली है। भाषा शैली की सहजता, विशिष्टता है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और लेखक ने खास आपके व्यक्तित्व में दोनों मजहबों को सम्मिलित किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से
ये आपके दूसरी वाली जो व्याख्या है, अथवा में लोग संभालने के बाद मेरी टक्कर, तो ये मन्नू भंडारी से लिया गया है। आत्मकथ्य मन्नू भंडारी, ये मन्नू भंडारी से लिया गया है, आत्मकथ्य नामक कहानी से लिया गया है। तो एक कहानी ये भी क्या है, एक आत्मकथ्य है। लेखिका अपने पिछले गुजरे समय को याद करती है। ठीक है, इसके आगे अगला वीडियो आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।